उत्तराखंड विधानसभा द्वारा पारित समान नागरिक संहिता विधेयक यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल 2024 विवाह एवं संपत्ति उत्तराधिकार के संबंध में कानून को सुदृढ़ करने का उद्देश्य रखता है और इस विधेयक के परिवर्तनीय कानून में परिणत होने के लिए बस राष्ट्रपति की मंजूरी की प्रतीक्षा है। राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए गया हुआ है। और हालांकि विधेयक में एक चिंताजनक बात लिव इन रिलेशन के अनिवार्य पंजीकरण को लेकर है। और आजकल आप लोग देख रहे हैं कि लिव इन रिलेशन काफ़ी चर्चा में भी बना रहता है और जहां यदि कुछ शर्तें पूरी नहीं होती हैं तो उन्हें अपराध घोषित किया जा सकता है। और यह कदम न केवल व्यक्तिगत स्वायत्तता का उल्लंघन करता है बल्कि व्यक्तिगत संबंधों को विनियमित करने में राज्य की भूमिका पर भी सवाल उठाता है। तो उत्तराखंड में जो यूसीसी आया हुआ है इसी के बारे में हम लोग बात करते हैं, विस्तार से जानते हैं इसके बारे में। समान नागरिक संहिता की बात हो रही है, यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात हो रही है। अगर हम सरल शब्दों में कहें ना तो सबके लिए समान कानून बनाने की बात की जा रही है। आखिर यूसीसी होता क्या है, समान नागरिक संहिता होता क्या है, इस पर भी बात करेंगे। और जो उत्तराखंड में विधेयक आया हुआ है इसे राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए क्यों भेजा गया है, आखिर क्या जरूरत थी, उस पर भी बात करेंगे। इसमें मुख्य बातें क्या है उसे भी देखेंगे और सहमति से बने संबंधों को विनियमित करने से संबंधित क्या चिंताएं हैं उन पर भी बातें करेंगे। और सहमति से बने संबंधों को विनियमित करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए इसके बारे में भी जानेंगे। एक बार आप लोग उत्तराखंड को देख लीजिए, ये हमारा प्यारा भारत है। इसमें आप देखेंगे ये उत्तराखंड है, देहरादून इसकी राजधानी देखने को मिलेगी। और आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश से अलग करके बनाया गया था उत्तराखंड, कब, 9 नवंबर सन 2000 में। इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा चाइना से लगती है, राज्यों में नेपाल, अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से भी लगती है, चाइना नेपाल से। राज्यों में हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश से लगती है। विधानसभा में आप देखेंगे 70 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें हैं, लोकसभा में 5 सीटें हैं। और यहाँ के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हैं और गवर्नर कौन है, राज्यपाल गुरमीत सिंह है, ये भी याद रखिएगा। और इसका क्षेत्रफल देखें तो 53,483 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है आपका उत्तराखंड। तो यूसीसी का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 44 में राज्य की नीति के निर्देशक तत्व डीपीएसपी के एक हिस्से के रूप में किया गया है, जहां कहा गया है कि राज्य भारत के समस्त राज्य क्षेत्रों में नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता प्राप्त कराने का प्रयास करेगा। हालांकि संविधान निर्माताओं ने यूसीसी को लागू करना सरकार के विवेक पर, सरकार की स्वेच्छा पर छोड़ दिया है। गोवा यूसीसी रखने वाला भारत का एकमात्र राज्य है जो पुर्तगाली सिविल संहिता 1867 का पालन करता है। देखिए अभी आप देखते हैं कि जो क्रिमिनल कानून रहते हैं, कोई किसी की हत्या कर दे, कोई किसी को मार दे, तो आप देखते हैं कि सब पर एक समान कानून लागू होते हैं, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति समुदाय का हो। लेकिन आपने देखा होगा संपत्ति के बंटवारे को ले लीजिए, शादी को ले लीजिए, तलाक को ले लीजिए या गोद प्रथा को ले लीजिए, समझ रहे हैं आप। तो इसमें आप देखते हैं कि अलग अलग धर्मों में, अलग अलग जातियों में अलग अलग कानून देखने को मिलता है। तो उन सबको एक करने की बात होती है इसमें, कि जब एक देश, एक संविधान की बात होती है, एक तिरंगे की बात होती है, तो एक कानून की भी बात होनी चाहिए। यूसीसी पर भारत के सर्वोच्च न्यायालय का क्या रूप है, तो मोहम्मद अहमद खान बनाम साहिबानो बेगम मामला 1985, इस तरह के मामले याद रखा करिएगा। जब आप लोग आंसर राइटिंग करते हैं, निबंध लिखते हैं, तो वहाँ काफ़ी मदद पहुँचाएंगे और प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछ लेगा। तो न्यायालय ने टिप्पणी की कि खेद का विषय है कि अनुच्छेद 44 एक डेड लेटर निष्प्रभावी बना रहा और उसने इसके पालन का आह्वान किया है। सरला मुदगल बनाम भारत संघ 1995, जॉन वल्लामटम बनाम भारत संघ 2003 जैसे अन्य मामलों में भी इसकी मांग दोहराई गई सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो सर्वोच्च अदालत है हमारी, संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत इसकी स्थापना की बात की गई है। 28 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। एक और मामला है जोस पाओलो कॉन्टिन्यो बनाम मारिया लुइजा वेलेंटीना फरेरा, मामला 2019 का है। न्यायालय ने गोवा की एक शानदार उदाहरण के रूप में सराहना की, जहां समान नागरिक संहिता कुछ सीमित अधिकारों की रक्षा को छोड़कर धर्म पर विचार किए बिना सभी पर लागू होती है और तदनुसार इसके अखिल भारतीय कार्यान्वयन पर भी आग्रह किया। कोर्ट तो आग्रह ही कर सकता है क्योंकि कानून बनाना काम सरकारों का है आपकी। विधि आयोग क्या इस पर रुख अपना बताता है, तो सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश बलवीर सिंह चौहान की अध्यक्षता वाले 21वें विधि आयोग ने 2018 में पारिवारिक कानून में सुधार पर एक परामर्श पत्र प्रस्तुत किया और जिसमें उसने मत प्रकट किया कि अभी समान नागरिक संहिता का निर्माण करना ना तो आवश्यक है और ना ही वांछनीय है।
और जो वर्तमान सत्ता में सरकार है ना बीजेपी, इसका एक कोर मुद्दा ये भी है, यूसीसी भी। अब विधेयक को राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए क्यों भेजा गया? तो विषय वस्तु की अस्पष्ट प्रकृति। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 162 इंगित करता है कि राज्य की कार्यकारी शक्ति उन मामलों तक विस्तृत है जिनके संबंध में राज्य विधानमंडल के पास कानून बनाने की शक्ति है। 7वीं अनुसूची की संवर्ती सूची के प्रविष्टि 5 के उपबंधों को ध्यान में रखते हुए समान नागरिक संहिता को लाने और लागू करने के लिए एक समिति के गठन को अधिकारित के रूप में चुनौती नहीं दी जा सकती है। समवर्ती सूची की प्रविष्टि 5 विवाह एवं तलाक, शिशुओं एवं अवयस्क, दत्तक ग्रहण, वसीयत, निर्वसीयता और एवं उत्तराधिकार, संयुक्त परिवार एवं उसका विभाजन, वे सभी विषय जिनके संबंध में न्यायिक कार्यवाही में पक्षकार इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले अपने स्वीय व्यक्तिगत विधि के अधीन से संबंधित हैं। और विधेयक को आरक्षित करने की राज्यपाल की शक्ति की बात करें तो राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित रख सकते हैं, और यह आरक्षण उस स्थिति में अनिवार्य है जहां राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक राज्य उच्च न्यायालय की स्थिति को खतरे में डालता है। हालांकि राज्यपाल किसी विधेयक को तब तक भी आरक्षित कर सकता है जब वे निम्नलिखित प्रकृति के हों: संविधान के उपबंधों के विरुद्ध हों, राज्य की नीति के निर्देशक तथ्य के विरुद्ध हो, देश के व्यापक हित के विरुद्ध हो, वे गंभीर राष्ट्र महत्व के रखते हों, और संविधान के अनुच्छेद 31A के तहत संपत्ति के अनिवार्य अधिग्रहण से संबंधित हों। और उत्तराखंड का यूसीसी विधेयक कई राष्ट्रीय कानूनों जैसे कि विशेष विवाह हो गया अधिनियम 1954, हिंदू विवाह अधिनियम 1955, शरीयत अधिनियम 1937 आदि का अधिरोहण भी ओवर राइड भी करता है, और इसलिए इसे लागू किए जाने से पहले राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेजा गया है। उत्तराखंड के यूसीसी विधेयक 2024 की कुछ मुख्य बातें हैं, ये भी जान लीजिए। तो इसमें आप देखिए यूसीसी संविधान के अनुच्छेद 44 से प्रेरित है और विवाह, तलाक, दत्तक ग्रहण एवं उत्तराधिकार पर ध्यान केंद्रित करते हुए प्रत्येक धर्म के अलग अलग व्यक्तिगत कानूनों को प्रतिस्थापित करने का लक्ष्य रखता है। यह संहिता व्यक्तिगत कानूनों का एकल समुच्चय होगी जो धर्म पर विचार किए बिना सभी नागरिकों पर एक समान रूप से लागू होगी। और समिति द्वारा प्रस्तुत किए गए कुछ प्रमुख प्रस्ताव में बहुविवाह, निकाह हलाला, इद्दत, मुस्लिम विवाह के विघटन के बाद महिलाओं द्वारा पालन की जाने वाली एक अनिवार्य अवधि, 3 तलाक आदि पर प्रतिबंध लगाना, सभी धर्मों में बालिकाओं के विवाह के लिए एक समान आयु घोषित करना, लिव इन रिलेशन का अनिवार्य पंजीकरण कराना भी शामिल है। इसके अगर महत्व की बात करें तो यूसीसी विधेयक 2024 का उद्देश्य उत्तराधिकार एवं विवाह जैसे मामलों में पुरुषों और महिलाओं के प्रति समान व्यवहार रखते हुए लैंगिक समानता पर ध्यान केंद्रित करना है। यह संहिता मुस्लिम महिलाओं को मुस्लिम व्यक्तिगत कानूनों के तहत प्रदत्त मौजूदा 25% हिस्सेदारी के मुकाबले समान संपत्ति हिस्सेदारी का भी विस्तार कर सकती है। इसमें एक छूट की बात करें, किन छूट है तो अनुसूचित जनजातियों यानी कि एसटी को इस विधेयक के दायरे से बाहर रखा गया है। उत्तराखंड की जनजातीय आबादी जो कुल आबादी की लगभग 3% है, उन्हें प्राप्त विशेष दर्जे के मद्देनजर यूसीसी के विरुद्ध अपना असंतोष व्यक्त कर रही थी, तो इन्हें छूट दी गई है। अब इससे जुड़ी हुई चिंताएं क्या है तो विवाह की न्यूनतम आयु पूर्ववत रहेगी, यानी महिलाओं के लिए 18 और पुरुषों के लिए 21 साल। लिव इन रिलेशनशिप का अनिवार्य पंजीकरण और कुछ शर्तों का अनुपालन नहीं होने पर इसे अपराध घोषित करना विधेयक में मौजूद विवादास्पद विषयों में से एक है, और एक निर्देश के साथ प्रस्तावित कानून राज्य को सहमति से बने संबंधों को दंडित करने और व्यक्तिगत स्वायत्ता का उल्लंघन करने की असंगत शक्ति प्रदान कर देगा। यही चिंता भी बना हुआ है। अब सहमति से बने संबंधों को विनियमित करने से संबंधित क्या चिंता है ये भी देख लीजिए। तो रजिस्ट्रारों को प्राप्त अभिभावी शक्तियाँ, विधेयक में लिव इन पार्टनर्स के लिए संबंधित रजिस्ट्रार के पास एक बयान या स्टेटमेंट्स दर्ज कराने की आवश्यकता रखी गई है। रजिस्ट्रार के पास इस बयान की जांच करने और संबंध के बारे में पूछताछ करने की शक्तियां हैं। इसके अलावा लिव इन पार्टनर्स को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने की आवश्यकता हो सकती है, और रजिस्ट्रार इस संबंध को पंजीकृत करने से इनकार भी कर सकता है, और ऐसे किसी संबंध के समापन के लिए नोटिस देना भी आवश्यक है। आपराधिक दंड आरोपित करना, तो विधेयक की एक और अवांछित विशेषता है। इसमें आपराधिक दंड, कारावास या जुर्माना या दोनों की व्यवस्था है जो बयान दर्ज नहीं करने की स्थिति में आरोपित किया जा सकता है। गलत सूचना प्रस्तुत करने के लिए लिव इन युगल को दंडित किया जाएगा, और रजिस्ट्रार ऐसे लिव इन संबंधों के विवरण संबंधित क्षेत्राधिकार रखने वाले पुलिस स्टेशन को सौंपेगा।
व्यक्तिगत स्वायत्तता का उल्लंघन। तो विधेयक लिव इन रिलेशनशिप के मूलभूत कारणों को नज़रअंदाज करता है, जो यह है कि इसमें विवाह की औपचारिक संरचना एवं दायित्वों का अभाव होता है। इसलिए लिव इन संबंध में शामिल लोग अपने सहमत संबंध में स्वायत्तता का उपभोग करते हैं, जैसा एक विनित विवाह में नहीं होता है। इन दोनों संस्था विवाह एवं लिव इन के बीच इस अति आवश्यक अंतर को विलोपित करना न्यायसंगत नहीं है एक तरह से। और अत्यधिक मोरल पुलिसिंग। तो एक ऐसे समाज में जो पहले से ही युवा जोड़ों की मॉरल पुलिसिंग कर रहा है, इस विधेयक के प्रावधान लिव इन पार्टनर्स के लिए भयावह प्रभाव उत्पन्न कर सकते हैं और ऐसे में संबंधों को हतोत्साहित कर सकते हैं। मामले में पुलिस की संलिप्तता इस चिंता को और बढ़ा देती है। इससे युगल वास्तविक संबंधों में प्रवेश करने के प्रति संकोच या सतर्कता रखेंगे, क्योंकि अनुपालन की कमी न केवल नागरिक परिणामों को बल्कि आपराधिक परिणामों को भी, जैसा कि नियामक कानूनों की नियमित आवश्यकता होती है, आमंत्रित करती है। और गरिमामय जीवन के अधिकार का उल्लंघन। तो 1 माह की समय सीमा, जहां कहा गया है कि जो कोई भी बयान दर्ज कराए बिना ऐसे संबंध में प्रवेश करने की तिथि से 1 माह से अधिक समय तक लिव इन रिलेशनशिप में रहेगा, उसे दंडित किया जाएगा और भी प्रत्यक्षतम तरीकों से अंतरंगता को निषिद्ध करने का प्रयास है। यह गरिमामय जीवन के अधिकार पर बल देने वाले अनुच्छेद 21 के तहत संरक्षित निर्णय, स्वतंत्र निर्णय लेने और भावनाओं की अभिव्यक्ति करने के अधिकार का उल्लंघन करता है। विधेयक के प्रावधानों द्वारा व्यक्तियों को लिव इन रिलेशनशिप में प्रवेश करने से निषिद्ध किया जाता है, जो गहनतम व्यक्तिगत विकल्प चुनने की क्षमता से में बाधाकारी है। और सहमति से बने संबंध को विनियमित करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ये भी देख लीजिए। संविधान के अनुरूप स्पष्ट नीति अपनाना। एक लोकतांत्रिक उदार राज्य के पास इस संबंध में स्पष्ट नीति होनी चाहिए और कि वह किस विषय को अपराध घोषित करना चाहता है और किसी नहीं। यह नीति संविधान द्वारा संरक्षित विषयों के अनुरूप होनी चाहिए। यह तथ्य कि कुछ सामाजिक अभ्यास रूढ़िवादी बहुमत द्वारा आवांछित हैं और इनके अपराधीकरण के लिए एक अपर्याप्त कारण ही हो सकता है। जैसा कि दार्शनिक जोएल फीनबर्ग मानते हैं कि वास्तव में किसी व्यक्ति के बारे में वह सब कुछ जिसके बारे में आपराधिक कानूनों को चिंतित होना चाहिए उसकी नैतिकता में शामिल है, लेकिन किसी व्यक्ति की नैतिकता हर बात कानून की चिंता का विषय नहीं होनी चाहिए। व्यभिचार और यौन गोपनीयता के अधिकार पर सर्वोच्च न्यायालय के विचारों का अनुसरण करना। तो व्यभिचार पर कानून तत्कालीन भारतीय दंड संहिता की धारा 497 में शामिल था और यह कानून अपने तत्समय रूप में केवल पुरुषों को दंडित कर लिंग के आधार पर भेदभाव करता था। लेकिन इस कानून की एक और उल्लेखनीय विशेषता यह भी थी कि यह सहमति से बने यौन संबंधों को भी अपराध घोषित करता था। जोसेफ साइंट बनाम भारत संघ 2018 का मामला है। इस कानून को निरस्त करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने बलपूर्वक कहा कि व्यभिचार को अपराध मानना राज्य द्वारा वास्तविक निजी व्यक्तिगत क्षेत्र में प्रवेश करने के समान होगा। इसके अलावा न्यायालय ने कहा कि यह राज्य का कार्य नहीं है कि व्यक्तियों के जीवन में हस्तक्षेप करे जो स्वयं उन व्यक्तियों की निजता एवं आत्मनिर्णय के संवैधानिक रूप से संरक्षित अधिकारों के दायरे में है। निजता के अधिकारों के सिद्धांत का पालन। तो इसके अलावा के.एस. पुट्टास्वामी बनाम भारत संघ मामले 2017 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने यह स्पष्ट किया कि राज्य द्वारा पवित्र पर्सनल स्पेस का विनाश, चाहे वह देह का हो या फिर मन का, राज्य की मनमानी कार्रवाई के विरुद्ध गारंटी का उल्लंघन है। और दैहिक गोपनीयता किसी व्यक्ति को व्यक्तिगत व्यक्तित्व के भौतिक पहलुओं की अखंडता का अधिकार प्रदान करता है। भेदभाव को रोकना और समावेशन को बढ़ावा देना। तो हमारे देश में अंतर जातीय और अंतर धार्मिक युगलों को अधिकारियों द्वारा गंभीर उत्पीड़न और सामाजिक कलंक का सामना करना पड़ता है और आंकड़ों से पता चलता है कि ये युगल प्रायः हिंसा का अनुभव करते हैं, जिससे ऑनर किलिंग भी शामिल है। लिव इन संबंधों पर उच्च नियामक प्रावधान वाला प्रस्तावित कानून सबसे पहले भेद या संवेदनशील युगलों को प्रभावित करेगा। विधेयक के प्रावधान समस्या को कम करने की बजाय और अधिक बढ़ाएंगे। राज्यों को अपनी जनसंख्या की शारीरिक अखंडता का समर्थन करने के लिए एक समावेशी विनियम अपनाना चाहिए। विवाह के अधिकार को समझना, जो जीवन का अंग है। तो व्यक्तियों के पास अपना जीवन साथी चुनने का अंतर्निहित अधिकार है और ना तो राज्य या समाज के पास, ना ही व्यक्तियों के माता पिता के पास इस अधिकार में हस्तक्षेप करने या इसे प्रतिबंधित करने का कोई अधिकार होना चाहिए। यह दो सहमत वयस्कों से संबंधित हो। विवाह का अधिकार मानवीय स्वतंत्रता का विषय है। अपनी पसंद के व्यक्ति से
विवाह करने का अधिकार न केवल मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा में रेखांकित किया गया है, बल्कि यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 का एक अभिन्न पहलू भी है, जीवन के अधिकार की गारंटी देता है। अपनी देह पर महिलाओं की स्वायत्ता का सम्मान करना। तो आधुनिक समाज निजता के अधिकार के एक अंग के रूप में अपनी देह और यौनिकता पर महिलाओं की स्वायत्ता को बढ़ावा देता है, और जिसमें महिलाओं का रात्रिकालीन कार्य करने का अधिकार, प्रजनन अधिकारों की सुरक्षा, देह की अखंडता का अधिकार, अविवाहित माताओं के अधिकार, जबरन बांध्याकरण के विरुद्ध अधिकार, विवाह, संतानोत्पत्ति एवं पारिवारिक जीवन के चुनाव पर निर्णय लेने का अधिकार शामिल है। ये किसी के सबसे अंतरंग व व्यक्तिगत विकल्पों के मामले हैं और खुशी की तलाश में आवश्यक हैं, जो स्वायत्ता एवं गरिमा पर आधारित है। निजता के अधिकार का क्षेत्रित अनुपयोग सुनिश्चित करना। तो यह गैर राज्य अभिकर्ताओं के विरुद्ध अधिकारी की सुरक्षा को संदर्भित करता है, और जहां यह माना जाता है कि इस बात के विनियमन की आवश्यकता है कि गैर राज्य अभिकर्ताओं द्वारा सूचना का किस प्रकार संग्रहण, प्रसंस्करण एवं उपयोग किया जा सकता है। यह मानता है कि निजता गोपनीयता व्यक्ति को राज्य एवं गैर राज्य दोनों तत्वों के हस्तक्षेप से बचाती है और व्यक्तियों को स्वायत्त जीवन विकल्प चुनने की अनुमति भी देती है। अनुपातिकता परीक्षण को शामिल करना। तो अनुपातिकता परीक्षण जैसे कि सर्वविदित है में 4 चरण शामिल होते हैं: वैध लक्ष्य, तर्कसंगत संबंध, आवश्यकता यानी न्यूनतम प्रतिबंधात्मक एवं प्रभावी उपाय, और संतुलन निर्माण। ऐसे विनियमों को प्रभावी में लाने से पहले उन्हें इस सिद्धांतों की कसौटी पर खरा परखा जाना चाहिए। तो इस तरह से आप देखेंगे कि यही कहानी है यूसीसी की, समान नागरिक संहिता की। पूरे देश के लिए कानून बनेगा तब और कुछ फैला के कुछ विस्तार से बताया जाएगा इसके बारे में। अभी तक जानकारी यही है। अब आपका कोई सवाल हो मेरे लिए, सुझाव हो तो आप लोग बता सकते हैं।